ठीक है। एनसीएलटी कितना बेंचेस इस्टेब्लिश करेगा? बेंचेस मतलब होता है कितने, मतलब जजेस को, मतलब एक, मतलब हाउ मेनी बेंचेस विल बी देयर टू लिसन अ पर्टिकुलर, टू हियर अ पर्टिकुलर केस। हेयरिंग के लिए कितना बेंचेस अपॉइंट करेगा? तो बोलता है जितनी ज़रूरत है उतना, कोई नंबर नहीं दिया है। दे हैव नॉट पुट अ नंबर कि 20, 25, 100, 500, कुछ नहीं बोला, मतलब जितना ज़रूरत है उतना बेंचेस अपॉइंट करेगा। नॉर्मली एक बेंच पर, सपोज से दिस अ बेंच, जस्ट ऐसे सिंबॉलिकली ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ, कितने जज होने चाहिए? एक या दो। नॉर्मली किसी भी बेंच पे कितना होना चाहिए? दिस द नॉर्मल सिनेरियो, एक जेएम और एक टीएम, 2 जज का बेंच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर अगर मामूली सा मुद्दा है तो उस केस में आपके पास एक जज का भी बेंच हो सकता है, सिंगल जज बेंच। लेकिन अगर सिंगल जज बेंच से ना जो केस कर रहे हैं लोग, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लोग ना प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट मामला यहां से शिफ्ट कर देगा टू डबल जज बेंच। सिंगल जज में भी जा सकता है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मतलब वो केस में बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि सिंगल जज बेंच इज नॉट इनफ, यू नीड अ सेकंड ओपिनियन ऑल्सो, तो वो लोग प्रेसिडेंट को अप्लाई करेंगे एनसीएलटी का, और वो एनसीएलटी का प्रेसिडेंट उसको सिंगल जज बेंच से मामला शिफ्ट कर देगा डबल जज बेंच में। वैसे भी नॉर्मली कौन सा बेंच होता है? डबल जज का बेंच, ठीक है। बोलता है अगर सीरियस मामला है, लाइक सिक कंपनी का रिवाइवल या फिर वाइंडिंग अप, सीरियस मामला है, तो उस केस में कम से कम आपको, कम से कम मिनिमम 3 मेंबर्स का जज लगेगा। अगर सीरियस मामला है तो कम से कम कितना जज चाहिए? 3 मेंबर्स का जज का बेंच होना चाहिए, ओके। तो ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, ओके। ना एक बार सुनो, अगर क्या हुआ, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार सुनो प्लीज ध्यान से, अगर ऑड नंबर है तब तो लफड़ा ही नहीं है। जैसे यहाँ ऑड नंबर है, जो ये बोलेगा वही फाइनल, या इधर देखो ऑड नंबर है, जो 2 जन बोलेंगे आउट ऑफ 3 वही फाइनल। लेकिन अगर इवन नंबर है लाइक दिस वन, तब तो लफड़ा होगा। एक जज बोल रहा है दिस वन, एक जज बोल रहा है दैट वन, तो उस केस में क्या होगा? कभी भी अगर इस तरह का झमेला आया कि इवन नंबर ऑफ जजेस है बेंच में और इक्वल दोनों का साइड है, तो फिर उस केस में क्या करेगा प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल? उस केस में क्या करेगा प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल? वो उसी बेंच में एक और जज ऐड कर देगा ताकि इवन नंबर से क्या हो जाए, ऑड नंबर, और फिर जो मेजॉरिटी होगा वही डिसाइड किया जाएगा। दैट इज द सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब एक बार इसको अंदर से देखें पूरा ये बेंचेस वाला चीज। फर्स्ट, नंबर ऑफ बेंचेस, कुछ फिक्स बोला हुआ है क्या? 20, 50, 100 कितना? नहीं, बोलता है जितना हम लोगों को जरूरत महसूस होगा उस हिसाब से उतना बेंचेस। ये तो बंदी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड सच नंबर ऑफ बेंचेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, अच्छा प्रिंसिपल बेंच कहां पर लोकेटेड होगा? न्यू दिल्ली। और प्रिंसिपल बेंच पे कौन बैठेगा जजमेंट देने के लिए? खुद प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल, ठीक है। अंदर, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी एट अंडरलाइन न्यू दिल्ली, which shall be presided over by the president of the NCLT, उसमें तो खुद NCLT का प्रेसिडेंट बैठेगा। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस स्टार, इसी में तो सारा ज्ञान लिखा हुआ है, ओके। नॉर्मली बेंच पे कितने जजेस होंगे? 2, एक जेएम एक टीएम। अंदर, द पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय बेंचेस consisting of 2 members out of whom one shall be a judicial member and the other shall be a technical member। अच्छा एक बहुत ही अच्छा डाउट पूछा इसने, इसका डाउट था सिंगल जज बेंच है तो ये आदमी जेएम की टीएम, गैस करो, बिकॉज जजमेंट तो कौन देता है? जुडिशियल वाले के पास ज़्यादा नॉलेज है ना जजमेंट का, तो कॉमन सेंस है। अंदर, प्रोवाइडेड दैट,
अच्छा, नॉर्मली एक बेंच पे कितने जज होते हैं? 2, जेएम और टीएम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मामूली सा केस है, तो सिंगल जज का बेंच भी हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट for the members of the tribunal authorized in this behalf to function as a underlying bench consisting of a single judicial member, ठीक है। अच्छा, दो से घटिया होता है ना एक, मतलब होता है ना एक से अच्छा दो, वैसे दो से मतलब क्या बोले, उल्टा रिवर्स घटिया होता है एक, ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है 1 जज वाला, ये तो मामूली केसेस के लिए होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से अपने औकात पे आ गया, बोलता है हम लोग रूल्स बनाएंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से क्लासेस ऑफ मुकदमे होंगे जिनके लिए सिंगल जज बैठेगा। करेगा, किया नहीं है, करेगा, ठीक है। एंड मैं जहां पे पढ़ रहा था वहीं पे हूं मैं भी। एंड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ केसेस, सच का साथ दो, सच क्लासेस ऑफ cases or such matters pertaining to such class of cases as the president may by general or special order specify। तो प्रेसिडेंट बता देगा ऑर्डर देके, गवर्नमेंट भी ये रूल्स बना के बता देगी कि कौन से क्लास ऑफ केसेस में खाली एक ही जज काफ़ी है, ठीक है। वैसे मैं तुमको बता दूं, मेजॉरिटी केसेस में ना एक ही जज काफ़ी होता है, 2 रखना मतलब ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जेएम और टीएम 2 डालोगे ना, वहीं पे गड़बड़ होगा। नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अच्छा इस प्रोवाइडेड फर्दर में क्या बोला है, बगल में लिखो, ट्रांसफर फ्रॉम सिंगल जज टू डबल जज, ट्रांसफर फ्रॉम सिंगल जज टू डबल जज। जैसे कोई मामला है वो चल रहा था सिंगल जज बेंच के सामने, लेकिन फिर प्रेसिडेंट को लगा कि इट्स नॉट सही, और जो लोग जिनका केस चल रहा था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वो लोग भी प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट किया कि नहीं हमारा भी कम से कम डबल जज होना चाहिए। तो फिर मामला यहाँ से उठा के प्रेसिडेंट कहाँ शिफ्ट करवा देगा, डबल जज बेंच में, ठीक है। वही पूरा लिखा है, ट्रांसफर, पढ़ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस or matter it appears to the member that the case or matter is of such a nature that it ought to be heard, ought to be matlab should be, that it should be heard by a bench consisting of 2 members, the case or matter may be transferred by the president ... to such bench। तो प्रेसिडेंट उस केस को सिंगल जज बेंच से हटा के डबल जज बेंच पे डाल देगा, ओके। फिर उसके बाद देखो स्पेशल बेंचेस दिख रहा है, मिला, स्पेशल बेंचेस के बगल में लिखो लिख लिया। मतलब जैसे ये स्पेशल केस है ना, रिवाइवल ऑफ अ कंपनी या वाइंडिंग अप, तो इसमें बोलता है कम से कम 3 मेंबर्स का बेंच बैठना चाहिए। अच्छा एक चीज़ सोचो, मैं फिर से कोई का डाउट आएगा पहले ही बता देता हूँ। अगर 3 मेंबर्स का बेंच है तो फिर वही बात, कितना जेएम कितना टीएम, समझ रहे? बताओ मेजॉरिटी कौन सा होगा, जेएम, और माइनॉरिटी टीएम। ये क्लियर है एकदम, ठीक है। अंदर वही पूरा लिखा हुआ है, रीड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर एक लास्ट बॉक्स दिख रहा है, क्या बोलता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली ऐसा मत करो, इसको थोड़ा चेंज करो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को काट के लिखो तो ओपिनियन, ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग चीज होता है, घूस दे रखा है, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। जैसे ऑड नंबर है तब तो टेंशन ही तुम्हारी लाइफ का दूर हो गया। 3 जन है, 2 जन बोल रहा है फेवर, 1 जन बोल रहा है अगेंस्ट, जीतेगा कौन, फेवर, बात खत्म। लेकिन अगर इवन नंबर है तो 4 आदमी है, 2 आदमी है, 6 आदमी है तब, और इक्वल बोल रहा है तो फिर प्रेसिडेंट बोलेगा अभी इसका इवन का ऑड कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा आदमी डाल देगा +1, बोलेगा एनी इवन नंबर +1 गिव्स मी ऑड नंबर। तो अब अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा मेजॉरिटी कौन सा है, जो मेजॉरिटी बोलेगा वही होगा, ठीक है ना। तो
तो इतना लंबा अंदर में 6-7 लाइन का जो ठूंस के दिया उसका पढ़ के कोई आनी जानी है क्या? नहीं, मैं इसका शॉर्ट कर रहा हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन के बगल में लिखो। सिंपल मैथ्स से एग्जाम में से मैथ्स की तरफ मत लिख देना, ये खुद के लिए है कि इतना लंबा पढ़ना नहीं पड़े, बोझ हल्का हो गया लाइफ में। सबसे पहली बात क्या है? मेजॉरिटी प्रिवेल्स। सेकंड बात क्या है? इवन नंबर है और इक्वल वॉइस है दोनों तरफ, तो फिर प्रेसिडेंट खुद बीच में नहीं आएगा। अब कई जन का ना खोपड़ी एकदम सटका हुआ होता है, देखो प्लीज गलती नहीं है, पढ़ते पढ़ते मतलब होता है ना, लाइन पढ़ते 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 खो गए, उनके पता है दिमाग में क्या आएगा? उनके दिमाग में ये आएगा, प्रेसिडेंट आएगा टाई ब्रेकर वोट डालेगा। यहाँ क्या लिखा है? ये बोला है प्रेसिडेंट आके बीच में खुद बोलेगा मेरा ये नहीं, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट 1 एक्स्ट्रा मेंबर टू मेक इट ऑड एंड देन फिर मेजॉरिटी प्रिवेल करेगा। तो पढ़ते हो रिदम में मत बह जाना कि प्रेसिडेंट आके टाई ब्रेकर वोट डालेगा, यहाँ वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? नीचे 420 ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ठीक है, स्टडी करें ये एकदम अपना 4-5 पेज तक लाइन से एकदम इजी लेवल के सेक्शंस आने वाले हैं। और मैं फिर से अपना वो डायलॉग रिपीट करूंगा जो मैंने शुरू में बोला था, 1 साल बाद ये सब डिलीट करवा दूंगा। ठीक है, बिकॉज ये आ नहीं सकता एग्जाम में। जो यहाँ लिखा है ना, तुम अभी पढ़ के खुद बोलेगा ये कैसा क्वेश्चन है, इस पर आएगा क्या? हाँ, तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी अभी क्या है कि अमेंडमेंट आया है तो ताज़ा सामान है। ओके, सो यू हैव टू डू इट। कर रहे हैं भाई। 420 पहला क्या लिखा है? ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। 3 बॉक्स दिख रहा है, लेफ्ट साइड देख के बोलते जाऊंगा तो कोई दरकार भी नहीं राइट को पढ़ने का। पहला क्या बोला है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ट्राइब्यूनल बिना हियरिंग के ऑर्डर पास करेगा क्या? तो हियरिंग चाहिए ना, उसी के लिए लिखा हियरिंग होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय ट्राइब्यूनल। अरे ट्राइब्यूनल को पता चला कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था ना, गलत ऑर्डर था, उनसे मिस्टेक हो गया। देखो जो जज बैठा है भगवान तो नहीं है। ठीक है, जो जुडिशियल मेंबर बंदा बैठा है 50 इयर्स प्लस है, 65 इयर्स के नीचे वो बंदा, उसको कंपनीज एक्ट 2013 की प्रॉपर समझ हो, ये जरूरी है क्या? मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ये जितने भी जज वज बैठे रहते हैं ना, इनको नया लॉ का अमेंडमेंट भी आ जाता है, इनको मालूम भी नहीं रहता। ठीक है, जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग खुद बोलेगा ऐसा अमेंडमेंट आया, आपको क्या लगता है? ठीक है तो अगर ट्राइब्यूनल को लगा बाद में कभी, या नेकलेट को लगा बाद में कि उनका पास किया हुआ ऑर्डर गलत है, तो वो लोग उसको रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, नीचे वहां पे मैं बोल रहा हूं लिखो ना, उसी बॉक्स के अंदर लिख लो लेफ्ट साइड में। नंबर 1, 2 इयर्स, मतलब 2 साल के अंदर रेक्टिफाई कर सकता है, अपने द्वारा ही पास किया वो ऑर्डर, इट वाज मिस्टेक। नंबर 2 लिखो अपील, उसी के अंदर नंबर 2 अपील। इस अपील का मतलब क्या है? सुनो, जैसे आज से 1 साल पहले, अब देखो ये सब बात तो रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है बिकॉज अभी तो बना है 1 जून में, अभी क्या तो ऑर्डर आया होगा और क्या तो रेक्टिफिकेशन करेगा बरजस्त से। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सोचो हम लोग 2017 में कहीं खड़े हुए हैं एंड में। ठीक है, तो 1 साल पहले ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया था जिसमें ट्राइब्यूनल को लगता है अरे ये तो मिस्टेक है, इसको ठीक करना चाहिए, तो ट्राइब्यूनल ठीक कर सकता है क्या? हाँ, 2 साल पुराना तक का केसेस का मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। हाउएवर 1 साल पहले एनसीएलटी ने जब वो केस का जजमेंट दिया था, तो जो पार्टी लोग था ना, उन्होंने एपलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कर दिया था, तो मामला भी अपील में चल रहा है। तो अगर मामला अपील में चल रहा है ना, तो ट्राइब्यूनल उसको बीच में अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मामला अपील में चला गया है तब फिर ट्राइब्यूनल बीच में उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा अंदर। ठीक है, कितने साल तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? बैकडेट में 2 साल तक मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेकंड बॉक्स के अंदर देखो एक प्रोवाइडेड दैट है,
मिला क्या? पढ़ना। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred. तो अगर मामला अपील में गया तो आप उसको बीच में रेक्टिफाई, NCLT उसको बीच में रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा. थर्ड बॉक्स, कॉपी ऑफ द ऑर्डर. अरे ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसका एक कॉपी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को भेजेगा कि नहीं? दोनों को भेजेगा, वही लिखा है. नेक्स्ट, सेक्शन 421, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल. अरे एनसीएलटी से अपील किधर होगा? नेक्लैट. किसके पास? नेक्लैट के पास अपील होगा. ये क्लियर है ना? फर्स्ट बॉक्स, अपील टू होम? अपील टू नेक्लैट. सेकेंड बॉक्स, अब सुनो, ध्यान सुनो. सपोज हम लोग एनसीएलटी हैं, ओके, एनसीएलटी, ये दोनों पार्टीज हैं. एनसीएलटी ने ऑर्डर देने के पहले, अपना ऑर्डर पास करने के पहले दोनों पार्टी से पूछा कि अल्टीमेटली ये ऑर्डर दे रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे? अपील करेगा क्या? वो बोला नहीं, वी आर ओके विद द ऑर्डर, हम लोग अपील नहीं करेंगे. तो दोनों पार्टी से पूछ के वहीं पे एनसीएलटी ऑर्डर पास किया. तो आप लोगों से पूछ के ऑर्डर पास हुआ था कि आप लोग अपील नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अपील करोगे? तो नहीं कर सकते. मतलब अगर तुम लोगों से पूछ के एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था, बता के कंसेंट की ये ऑर्डर है, आर यू गोइंग टू पास एनी फर्दर, मेक एनी फर्दर अपील? बोला नहीं, नहीं करेंगे. तो अगर ऐसा बोल दिया है तो अब फिर फर्दर अपील नहीं कर पाएगा. सेकंड बॉक्स, नो अपील शैल लाई टू नेग्लेक्ट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्राइब्यूनल विद द अंडरलाइन कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज. तुम लोगों से पूछ के किया था कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ अपील शपील करने का मन हो रहा है, बोला ना, नहीं करेंगे अपील. ठीक है, क्लियर है ना? ओके. थर्ड बॉक्स में क्या लिखा है? टाइम लिमिट लिखो, 45 + 45. एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया है, कितने दिन के अंदर तुम लोग नेग्लेक्ट में अपील कर सकता है? 45 डेज. अगर रीजनेबल कॉज शो करोगे लेट के लिए तो फर्दर और कितने का एक्सटेंशन मिल जाएगा? 45. यू नो ऑल दिस. नेक्स्ट, फिर से देखो क्या है. नेग्लेक्ट बिना तुमसे सुनवाई किए ऑर्डर पास करेगा क्या? नहीं, वही हियरिंग होगा नेग्लेक्ट में भी. लास्ट, कॉपी ऑफ द ऑर्डर. नेग्लेक्ट भी अपने ऑर्डर का एक कॉपी दोनों पार्टीज को और ट्राइब्यूनल को भी भेज देगा. नेग्लेक्ट दोनों पार्टी को तो देगा ही अपने ऑर्डर कॉपी, साथ में ट्राइब्यूनल को भी दे देगा, देखो मैंने ये अपील पे ये जजमेंट किया है. ओके, पढ़ो अंदर क्या लिखा है. द appellate tribunal shall send a copy of every order made by it to the tribunal and the parties. तो इस बार एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया ना, ट्राइब्यूनल, क्योंकि नेग्लेक्ट ने तो एनसीएलटी के ऑर्डर पे ही अपना फरमान दिया है, तो एनसीएलटी को तो बताना जरूरी है, और प्लेंटिव डिफेंडेंट को भी बता दो. ये क्लियर है? 422. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ऑल दीज आर प्रोसीजरल प्रोविजन. ठीक है, जो एक होता है ना मेन चीज जिसको जहाँ अटकते हैं वो हो गया. अब जो आएगा बस वो टन 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 फॉर्मेलिटीज की तरह चल रहा है. नेक्स्ट, सेक्शन 422, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल. मतलब ये नेग्लेक्ट और एनसीएलटी कितने महीने के अंदर केस को सल्टा देगा? सल्टा देगा मतलब जजमेंट दे देगा. 3 months. फर्स्ट बॉक्स में लिखो 3 months. एनसीएलटी और नेग्लेक्ट कितने में सल्टा देगा? 3 months. ओके. अच्छा, मान लो नहीं सल्टा पाया तो क्या एनसीएलटी और नेग्लेक्ट में आग लगा दोगे क्या जाके? नहीं, वो लोग को फर्दर एक्सटेंशन है 90 डेज का. तो सेकंड बॉक्स के बगल में लिखो ट्राई करो कि एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो जाए. 3 महीने में नहीं हुआ तो फर्दर एक्सटेंशन कितने का? 90 डेज. नाउ आई हैव वन प्रॉब्लम विद देयर मैथ्स. भाई 3 months और 90 डेज मोटा मोटी सेम होता है ना, तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम था? ऊपर 3 months दिखा, नीचे 90 डेज दिखा. एक लैंग्वेज मेंटेन करने में कुछ बिगड़ रहा था क्या? यहाँ पे भी लिख देता 3 months + 3 months, नहीं तो ऊपर भी लिखता 90 + 90. जबरदस्ती का ऊपर लिखा 3 months, नीचे 90 डेज. मतलब क्या लॉजिक पे वो लोग वर्क करते हैं, वो सोचना थोड़ा मुश्किल है. ओके, जबरदस्ती का मतलब, अब कोई बोलेगा इसका लॉजिक क्या है भैया? नहीं मालूम मेरे को इसका लॉजिक क्या है, जो बनाया था वो जाने कि क्या सेंस क्या है. हाँ, अच्छा, एक दिन में क्या? हाँ, अरे ये तो तुम लॉजिक है नहीं, लॉजिक पैदा कर रहा है. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इसकी क्या फर्क पड़ेगा कि वो 91 डेज है कि 92 डेज है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर आपको बढ़ाने की इच्छा हो रही है तो आप इधर ही सीधा 92 भी तो लिख सकते थे.
इतना मैथ्स लगाने का क्या जरूरत था? फिर तो एक बार कहीं आगे लिख के बोल देगा और एक्सटेंशन बाय 1/4 ईयर, तो ऐसे कैसे चलेगा? मेंटेन होमोजेनिटी नो। नेक्स्ट सेक्शन 423, नेकलेट से दुखी हो, ओ हाँ, तो किधर फर्दर अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। किसको अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा एक चीज सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी जाते हैं ना, तो जनरली उन लोग का टाइम लिमिट होता है 60+60, ठीक है? इधर भी वही फॉलो किया है अंदर। नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे हूं मैं। 23 में ऊपर देखो राइटअप दिख रहा है क्या? तो उसके ऊपर लिख दो ना 60+60। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कितना दिन में अपील कर सकते हो? 60। अगर तुम सफिशिएंट कॉज दिखाओगे लेट का, तो और कितना दिन मिल जाएगा तुमको? 60। तो 60+60 कितना? 90 दिन, सॉरी 120 दिन, ठीक है। नीचे 424, सेक्शन 424, आई हैव टू गो टू टिल सेक्शन नंबर 434। ओके, अभी तो 424 आया, एकदम रुला के मानेगा। 424, प्रोसीजर बिफोर, डोंट वरी, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 424, प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी एंड नेक्लैट। अच्छा सुनो, दो कोड होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। किसी भी कोर्ट के अंदर प्रोसीजर किस तरह से होगा, मतलब कोर्ट में तुम देखा होगा ना, सिर्फ फिल्मों में स्टाइल होता है पूरा, ठीक है? जज है या फिर वो जो बंदा है, क्या नाम है उसका, वो लॉयर, ठीक है? वो लोग सफारी में थोड़ा ना आता है कि कुछ भी पहन के आ गया, जीन्स पहन के आया लॉयर से, या जज आया, ठीक? ऐसे तो नहीं होता ना। दे हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ ड्रेसिंग अप। तो वो क्लोक पहन के आएंगे। मतलब तुम कभी जज वाले एरिया में भी मैं गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ वो लोग का क्या, अंदर में वाइट शर्ट होता है और पैंट मेरे को याद नहीं आ रहा, वाइट था शायद, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है? और वो सब कोई वैसा वो ब्लैक कलर का जो होता है ना, एक तो ब्लैक कलर का गाउन टाइप होता है, मतलब वो तो लड़ते हुए पहना जाता है, लेकिन उसके अलावा ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना जाता है, ठीक है? फिर एक तरीका होता है, पहले ये बोलेगा, फिर चुप हो जाओ, फिर ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा, जो भी चीज बोला जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, समवन इज टेकिंग डाउन द मिनट्स, देन व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू प्रूव यू हैव टू प्लेस इट बिफोर दिस मैन। फिर इसके अलावा आप जिसको विटनेस बुलाओगे उसका पहले से परमिशन लेना पड़ता है। ऑल ऑफ दैट ज्ञान इज रिटन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो अब क्वेश्चन, अच्छा सपोज कोर्ट में ना मुकदमा चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, तो क्या उसका कैमरा रिकॉर्डिंग किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट सुनो, इंपॉर्टेंट बात, इज इट नेसेसरी फॉर द एनसीएलटी और नेक्लैट टू फॉलो द एग्जैक्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? बोलता है ना, इन लोगों के लिए, नेक्लैट और एनसीएलटी के लिए एग्जैक्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, बट दे शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर से, कोड फॉलो करना इनके लिए जरूरी नहीं, ये लोग अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, करेक्ट? ये लोग अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, बट दे शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि जज बायस्ड नहीं रहेगा। जज बायस्ड हो सकता है क्या? जज शुड बी अनबायस्ड। दिस इज वन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अनदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज कि बिना आपको आपकी बात सामने रखे देने के हम लोग आपके खिलाफ सजा नहीं सुना सकते। मतलब यू मस्ट गेट हियरिंग का अपॉर्चुनिटी या रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ही सजा सुनाया जाएगा, ठीक है? दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इनके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी तो नहीं है, परंतु इनके लिए वो क्या नाम है तुम्हारा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना जरूरी है। क्लियर बात है एकदम? अंदर फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है? अच्छा फर्स्ट बॉक्स में ना जो मैं बोलूंगा वो अंडरलाइन करते जाना, सारा मत करना वरना तुमसे मिस्टेक होगा। द ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट को सर्कल, नॉट को सर्कल, डॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर गिवन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो नॉट बी बाउंड है ना, अब पूरा पढ़ो क्या हो रहा है, नॉट बी बाउंड है ना कि बी बाउंड है? नॉट बी बाउंड मतलब कि हमारे लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है, ठीक है? हमारे लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट आगे देखो कुछ लिखा है, बट शैल बी गाइडेड, हाइलाइटर, बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मिला क्या भाई? ये सब डायलॉग याद करने का होता है, ठीक है?
ये सब याद करना है, इसी पे तुम्हारा पूरा आंसर टिका हुआ रहेगा। तो मेन लाइन नहीं लिखा, वो 6 लाइन 7 लाइन का इतना बड़ा कचरा दिया हुआ है, उसमें मेन काम का लाइन कौन सा है कि दे आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बट दे शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में देखो, अंडरलाइन करो, शैल, इसके लास्ट में देखो, शैल हैव द पावर टू रेगुलेट। कौन सा बैच है भाई? ओ, इस रूम में नहीं है, मेरे को पता नहीं है। उस पैराग्राफ के लास्ट में देखो ना, लिखा है शैल हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो वीडियो बैच में आते हैं, मेरे को मालूम भी नहीं मेरा है कि किसी और का, कुछ समझ भी नहीं आता। शैल हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। नीचे सेकेंड बॉक्स, पहले वो डायलॉग क्लियर है क्या ऊपर वाला? सेकेंड बॉक्स, भाई सेकेंड बॉक्स तो बुलेट्स की दुकान है। क्या लिखा है वहां? पावर्स वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। इसका मतलब क्या है? एनसीएलटी और नेक्लैट के पास वही पावर्स है जो सिविल कोर्ट के पास है। क्या पावर्स है? सिविल कोर्ट किसी को भी बुलावा दे सकता है, आओ भाई सम्मन एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ, ये लोग भी कर सकते हैं। ये लोग किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं आपके पास जो कागज पत्र डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है लेके आओ, करवा सकते हैं। ये पुलिस को ऑथराइज कर सकते हैं, वारंट दे कि जाओ इसको उठा के लेके आओ, सब कुछ पावर है। तो बताइए ये सारा पावर्स इनके पास भी है। ठीक है, क्या मैं इतना पूरा लंबा ए से एच रट्टा मारूं क्या? नहीं, कोई भी 5 बुलेट काफी है। मेरे का जो फेवरेट लगता है मैं वो बोल रहा हूं, मारो टिक। ए बी सी ई एफ। ठीक है, एक बार बता देता हूं। ए में देखो लिखा है सम्मनिंग। सम्मन मतलब होता है किसी भी आदमी को बुलावा भेज सकता है, नोटिस देता है कि आपको आना है, इतने बजे हाजिर होना है और ओथ पे एग्जामिन कर सकता है, वो गीता पे हाथ रख के वही वाला। नंबर बी, तुमसे कोई भी, बी के अंदर अंडरलाइन करो डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि जो भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो मंगवा सकता है, लाना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोलते नहीं मेरा कॉन्फिडेंशियल, लाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ये एफिडेविट का मतलब क्या होता है? सुनो, एफिडेविट का मतलब लिखो रिटन प्रॉमिस। एफिडेविट का मतलब लिखो रिटन प्रॉमिस। एक होता है एग्जामिन, एक होता है एग्जामिन ऑन ओथ, दैट्स कॉल्ड ओरल प्रॉमिस। एफिडेविट का मतलब होता है रिटन प्रॉमिस। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका ना कोई लिखित प्रूफ नहीं होता, तो वहां पे सामने वाला पर्सन जो है वो रिटन में कसम खा के बोलता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एफिडेविट। तो कोर्ट एफिडेविट को एक्सेप्ट भी करता है। अब जैसे मान लो आपका नाम चेंज हुआ है, यू हैव चेंज योर नेम, ठीक है, न्यूमरोलॉजी का चक्कर होगा, कुछ होगा, तुमने अपना नाम बदला है, तो अब नाम बदला है बोल के तुमको अपना पैन कार्ड वैन कार्ड सब जगह चेंज करना पड़ेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना। जिसके पास जा रहे हो वो दूसरा कागज मांग रहा है, तो मतलब मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे को स्टार्ट करना है। तो अब स्टार्ट करना है तो कागज का सबूत तो है नहीं, तो क्या करो, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा लो, जहां तुम एक रिटन कसम खा रहा है कि मैं सॉलमली एंड सिंसियरली अफर्म करता हूं कि मेरा ओल्ड नेम ये था और मेरा न्यू नेम ये है, हिदर टू आई विल बी नोन बाय द नेम दिस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट। सी के बाद नंबर ई, इशुइंग कमीशन। कमीशन मतलब लिखो वारंट। मतलब मान लो कोई ऐसा विटनेस है जो आ नहीं सकता, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए इंस्पेक्टर को भेज देगा, जाओ इसका वहीं पे एग्जामिनेशन करके आ जाओ। होता नहीं है क्या, मतलब कि जो बंदा है विटनेस है हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, तो वहीं पे उसका जाके विटनेसिंग करके आ जाएंगे। नंबर एफ, एफ में अंडरलाइन करो एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब कई जन को पता होगा, बोलो क्या? एक्स पार्टे इज अ वेरी फेमस वर्ड, लिखो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी। तुम लोग के टैक्स में अभी तक एक्स पार्टे आया नहीं है क्या? लिख लो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी, मतलब तुम लोगों को बुलावा तो दिया तो तुम लोग आए नहीं, तो बिना बुलावा की ऑर्डर पास कर दिया तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी, अरे हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हेयरिंग का, आप नहीं आ रहे हो, तो बिना आपकी मौजूदगी के ऑर्डर पास कर देंगे, जो करना है पनिशमेंट। डन है यहां तक? नेक्स्ट नीचे देखो, वेज ऑफ एनफोर्समेंट। मिला क्या? वेज ऑफ एनफोर्समेंट। सुनो, मैं
एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको, ओके ध्यान से सुनना। कोलकाता में एनसीएलटी बन चुका है, कैलकाटा में एनसीएलटी बन चुका है। सीन कुछ इस तरह का है, एनसीएलटी ने किसी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ ऑर्डर पास किया 5 करोड़ का। एनसीएलटी ने किसी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ ऑर्डर पास किया 5 करोड़ का। तो अब उस डायरेक्टर से 5 करोड़ रिकवर करना है कि नहीं करना है? रिकवर करना है। तो रिकवरी का काम एनसीएलटी खुद नहीं करेगा। वो डायरेक्टर का घर जहां है ना, अरे डायरेक्टर एक इंसान है ना, तो कहीं तो मरता होगा, रहता होगा, तो उसका घर जिस इलाके में, उस इलाके में जो कोर्ट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको बोल देगा कि आप इससे रिकवर करवाओ 5 करोड़। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिकवर करवाएगा। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर। जो पनिशमेंट पास किया वो तुमसे निकलवा के मानेंगे। ओके अंदर ये क्लियर है क्या? मैं फिर से एग्जांपल बोल रहा हूं, सुन लो। सपोज मैं एनसीएलटी का वो जेएम टीएम वो सब हूं, ठीक है, बेंच बैठा है, ठीक है, सिंगल मेंबर बेंच, तो आई एम जेएम, जुडिशियल मेंबर। मैंने किसी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ 5 करोड़ का मतलब पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया है। तो अब उससे रिकवर करना है, तो रिकवरी का काम मैं खुद नहीं करूंगा, वो बंदा जहां रहता है, उसका घर जहां है, उस इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसको बोल दूंगा कि इससे रिकवर करो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना पुलिस भेजेगा, जो करना करेगा, उससे रिकवर करेगा। क्लियर है? दूसरा सुनो, इस बार मैंने किसी इंसान के खिलाफ नहीं, मैंने कंपनी के खिलाफ ऑर्डर पास किया है। आई एम एनसीएलटी, मैंने इसी इलाके की एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, उसके खिलाफ 50 लाख का ऑर्डर पास किया है। तो रिकवर करना है ना, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह लोकेटेड है, उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैं उसको बोलूंगा और फिर वो रिकवर करवा के देगा। ओके, पढ़ते हैं। एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्राइब्यूनल और द एपेलेट ट्राइब्यूनल may be enforced by that tribunal in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein. And अब यहां से हाइलाइटर, it shall be lawful for the tribunal or appellate tribunal to send for the execution of its orders to the court के ऊपर लिखो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लिखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। अच्छा, कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? अगर आपने कंपनी के खिलाफ ऑर्डर पास किया है तो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जिस इलाके में लोकेटेड है वो इलाके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, करेक्ट बात। अगर आपने किसी इंसान के खिलाफ, जैसे डायरेक्टर के खिलाफ ऑर्डर पास किया है, तो वो डायरेक्टर जहां रहता है, रिसाइड करता है, घर, उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अंदर 2 बुलेट है, चेक करो। ठीक है, वो क्लियर समझ में आ रहा है? तो किस इलाके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थर्ड पॉइंट इज बकवास। बोलता है कि एनसीएलटी और नेक्लैट में जो भी प्रोसीडिंग्स होता है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। तो और कोई ऑप्शन था क्या आपके पास? देखो, लाइन से चुन्नू मुन्नू सेक्शन चालू हो गए हैं, इनका हेडिंग ही काफी है, अंदर देखना भी नहीं पड़ेगा। नाइस। सेक्शन 424, ये तो फिल्मी है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। वो याद नहीं है क्या, फिल्म में कोई आदमी ऐसे ही बिना बातचीत के खड़ा होकर भौंकने लग जाता है, तो जज उसको बोलता है कि अगली बार किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बाहर भेज देंगे वगैरह, होता है ना। तो वही बोला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां कंटेम्प्ट किसका हो रहा है? लिखो कंटेम्प्ट ऑफ एनसीएलटी ऑब्लिक नेक्लैट। जुडिशियल प्रोसीडिंग है ना, तुम अगर उनके बोली हुई बात का या ऑर्डर नहीं मानोगे तो वो लोग तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट 426, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू, लिखो टू एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई, टू एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ एनसीएलटी ऑब्लिक नेक्लैट, NCLT ऑब्लिक नेक्लैट
फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है, सुनो, अरे एनसीएल, ठीक है, एनसीएलटी और नेक्लैट अपने किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय को पावर दे सकता है कि जाओ इंक्वायरी करके आओ, बताओ, ठीक है। तो एनसीएलटी नेक्लैट के अंदर वो प्रेसिडेंट, जेएम, टीएम के अलावा और भी तो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसको मैं किसी को पावर दे दे कि जाओ इंक्वायरी करके आओ। नेक्स्ट सेक्शन 427, ये भी नाम में काफी है। ये लोग जितना भी आदमी है, पी, सी, एम, ऑफिसर, एम्प्लॉय वगैरह, इनको क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट, ऑब्वियसली। नेक्स्ट सेक्शन 428, लिखो इम्यूनिटी। जैसा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये कई जगह रहता है। इसका कारण क्या, सुन लो एक बार। गवर्नमेंट को खुद अच्छी तरह से मालूम है कि उनके ये जो बंदे हैं उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले बोला था ना, अभी कुछ दिन पहले, कि इनका जो नॉलेज लेवल है उस पर खुद पे 4 क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। इनके खुद के नॉलेज पे डाउट है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि देखो ये लोग तो अनजान है, भोले बाले, इनको इतना लॉ नहीं आता, इनको इतना लॉ नहीं आता। तो इन्होंने अगर कुछ गलती कर दिया इन गुड फेथ तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता ना। मुझे लगता है सेक्शन सबसे पहले हटा देना चाहिए हर उस एक्ट से जहां लिखा है। गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल बना रहा है, ट्राइब्यूनल के पास हम लोग जा रहे हैं मुकदमा लेके, ताकि वो लोग सही जवाब दे। अगर वो लोग ही गलत जवाब दे, भले ही कितना ही भोला बाला मासूम है या गुड फेथ है, तो वो तो फिर रहने लायक ही नहीं ट्राइब्यूनल में, उसको तो हटा देना चाहिए, ठीक है। पर ये लोग हमेशा लिख देता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब सोचो जरा, कुछ ऐसा गलती हुआ है, कंपनी लॉ के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पेनल्टी बोला हुआ है 5 लाख, ठीक है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर बैठा था वो उसको मालूम नहीं है, उसने बोला तुम्हारे ऊपर है 15 लाख का पेनल्टी, ठीक है। तो इसने बेचारे ने एक्शन लिया एक्साइटमेंट में, ठीक है, बट इसने जो एक्शन लिया तो गलत है ना, ठीक है। तो पर बोलता है गुड फेथ में लिया, अब भगवान जाने कैसा गुड फेथ, ठीक है। तो वो जो आदमी है जिसके खिलाफ एक्शन लिया, वो बोलता है कि अभी तक तो कुछ नहीं, अब तो जज को सू करेंगे कि कोई इस तरह का ऑर्डर पास कर रहा है। तो ये लोग बोलते हैं ना, नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी नाइस एंड इनोसेंट पीपल, ठीक है। सेक्शन 429, अच्छा 429 क्या है ये सुनो। रेड समझता है, रेड, अभी रेड मरवाएगा ये लोग, ठीक है। एक कंपनी है जो सिक हो गया, क्या हो गया? सिक कंपनी, ठीक है। तो एनसीएलटी को लगता है कि इस सिक कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं ना, वो हम लोग को मंगवा लेने चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ फेरबदल होने वाला है। तो एनसीएलटी क्या करेगा, जहां उस कंपनी का ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, उस इलाके का जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको बोलेगा तुरंत, एनसीएलटी इन लोगों को बोलेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ ये डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर, कि आप लोगों के इलाके में ये कंपनी है जो सिक कंपनी है, आप इसके ऑफिस में जाओ, बेधड़क घुसो और वहां पे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त करके लेके आ जाओ, ठीक है। क्या एनसीएलटी ऐसा कर सकता है? हाँ, एनसीएलटी कर सकता है। अब एक मेरी बात को सुनो, तो हम लोग के घरों में, हम लोग के ऑफिस में कोई भी अननोन पर्सन अगर घुसेगा तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि आप घुसे कैसे हमारे प्रीमाइसेस में, ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड, ठीक है, घुसे कैसे घर में। लेकिन अगर पुलिस वाला आएगा वो भी वारंट लेके, तो तुम कैसे बोलोगे बाहर? नहीं बोल सकते ना, वो वारंट लेके आया, ही हैज गॉट परमिशन। तो वैसे एनसीएलटी खुद क्या है, कोर्ट, और एनसीएलटी ने ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा को बोला कि जाओ सारा सर्च एंड सीजर करके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, सीज करके। तो वो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अंदर फर्स्ट बॉक्स इंपॉर्टेंट, क्लियर है? एकदम पढ़ें फर्स्ट बॉक्स। द ट्राइब्यूनल में इन एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू, अंडरलाइन करो, सिक कंपनी 1 और वाइंडिंग अप टू, यही 2 नाम है ना, पहले भी यही 2 नाम था। बोलता है इतना सीरियस होता है कि 3 आदमी कम से कम बिठाना पड़ेगा बेंच पे। सिक कंपनी और वाइंडिंग अप ऑफ एनी अदर कंपनी in order to take into custody or control all the property, books and accounts. Request in writing, किस किस को रिक्वेस्ट कर सकता है? देखो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, इनको ऑर्डर करके बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप जाओ, अब आपके इलाके की कंपनी है, वहीं पे ऑफिस है, वहाँ जाओ और जो भी हम लोग आपको बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, वो उठा के ले आओ, हार्ड डिस्क ले आओ, ठीक है। Within whose jurisdiction any such property, books of accounts and other documents of such sick or other company are situated or found, to take possession thereof. And the chief metropolitan magistrate, chief judicial magistrate or district collector, as the case may be, shall on such request being made to him, जाएगा और लेके आ जाएगा। तो जाएगा और क्या क्या करेगा? नंबर ए, take possession of such property, books etc. नंबर बी, give it to the tribunal. तो ये लोग तीनों में से कोई भी जिसको बोला है वो जाएगा, वो जब्त करेगा और ट्राइब्यूनल को भिजवा देगा। ओके, ये क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक मैं तुमको एग्जांपल दूं। देयर इज एन IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यू नो IAS ऑफिसर जो होता है वो अपने इलाके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। नॉर्मल आदमी IAS ऑफिसर, सपोज मैं NCLT की तरफ से, मैं जज बजूँ यहाँ वाला, मैं NCLT, मैं IAS को बोला कि तुम्हारे इलाके में ना एक ऑफिस है एक कंपनी का, उधर जाओ, सारा बुक्स वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह सब लेके आ जाओ। IAS लोकल पुलिस को साथ में लेके जा सकता है? अरे कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास पुलिस का पावर नहीं है क्या? तो वो अकेला जाएगा क्या उठा के, से गमछा बांध के गया बुक्स लेके आने? तो वो अपने साथ लोकल पुलिस का असिस्टेंस दे सकता है कि नहीं? सेकेंड बॉक्स, नेसेसरी एक्शन दिख रहा है क्या? लिखो एग्जाम्पल, टेक हेल्प ऑफ लोकल पुलिस। क्लियर है ये? नेक्स्ट थर्ड बॉक्स, फाइनल वर्डिक्ट। ओके, फाइनल वर्डिक्ट, अच्छा ये फाइनल वर्डिक्ट काटो तो लिखो इम्यूनिटी। ये जो IAS घुसा है ना ऑफिस में, ठीक है, IAS ऑफिसर घुसा है उस ऑफिस में, तो जिस कंपनी की ऑफिस थी उसने पलट के IAS के ऊपर केस कर दिया कि घुसा कैसे। IAS ऐसे ही घुस गया था कि NCLT के ऑर्डर पे, तो IAS के खिलाफ आप कोई मुकदमा कर पाओगे क्या? नो, वही लिखे, नो एक्ट ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन डॉट 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 इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, मतलब कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज NCLT ने उसको बोला है ऐसा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 430। अच्छा, जिधर एक मैं चीज़ तुमको बताता हूँ, शायद तुम जानता होगा, पहले से सुना होगा कहीं। अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, किसी बंदे ने, कोई मतलब लॉयर वॉयर ही था, उसने सुप्रीम कोर्ट में ना PIL फाइल कर दिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का पॉलिसी आया है भाई नरेंद्र मोदी, ये तुगलकी फरमान है, इस तरह का डायलॉग वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, बाद में हार गया, वो सब और है। अब एक बात सोचो, कई ऐसे वेले लोग खाली बैठे होंगे, उनको मालूम है होनी जानी कुछ नहीं है, पर उनका नाम लाइमलाइट में आ जाएगा, मीडिया कवरेज मिलेगा, बोल के ये काम कर सकता है। किसी एक बंदे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा कर दिया PIL डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ, तो हिंदुस्तान भर में कई लोगों को और आइडिया आया, हाँ चलो हम लोग भी करते हैं। सुन लो, जब एक ही मुद्दे के ऊपर PIL फाइल हो चुका है, तो अब उस मुद्दे के ऊपर पूरे इंडिया में कहीं भी PIL फाइल नहीं हो सकता। लॉजिकल बात है, वरना एक ही चीज पे मल्टीपल सूट्स चालू हो जाएगा। करेक्ट बात है कि नहीं है? वैसे सोचो, जब कोई मामला ऑलरेडी NCLT के पास चल रहा है, तो उसको आप सिविल कोर्ट में ले आ सकते हो क्या? नहीं, वो मामला चल रहा है ना NCLT या नेक्लेट के पास, तो आप क्या उसको सिविल कोर्ट में ले आ सकते हो क्या? कोई भी कोर्ट NCLT या नेक्लेट के मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। पढ़ो क्या लिखा है 430, हेडिंग देखो, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। जहां NCLT या नेक्लेट का जुरिस्डिक्शन है, वहां नॉर्मल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। 431 तो पहले बता दिया था। NCLT या नेक्लेट में अगर किसी का अपॉइंटमेंट गलत है या कोई वैकेंसी है, तो NCLT या नेक्लेट जो भी डिसीजंस देगा सब वॉइड हो जाएगा क्या? नहीं, वैलिड रहेगा, वो तो रहता ही है, ठीक है। NCLT के अंदर क्या जो बेंच बनेगा, उस बेंच पे प्रेसिडेंट बैठेगा क्या? कि JMTM। तो कोई भी डिफेक्ट है छोटा सा या वैकेंसी है, तो उसके लिए NCLT के दिए हुए जजमेंट्स वो वॉइड नहीं होंगे। नेक्स्ट 432, ये इजी है। 432 का नाम क्या लिखा है?
अच्छा सपोज तुम्हारे खिलाफ कोई केस हो गया, तो तुमको हर बार खुद जाना पड़ेगा क्या कि तुम अपने बिहाफ में किसी को भेज सकता है, किसको भेज सकता है? बगल में लिखो CA CS CWA LLB। NCLT या नेकलेट में मुकदमा चल रहा है, तो आप खुद जाने के बदले आप अपना एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ CA CS CWA और LLB को भेज सकते हो। फोर 33, ये तो कमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना देखने में, 2 लाइन का, ठीक है। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग पढ़ के आए थे कि NCLT के पास आप मुकदमा कर रहे हो, अगर उससे आप दुखी हो गए तो फर्स्ट अपील किधर? नेकलेट के पास कितने दिन में? 45 + 45। उससे भी दुखी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कितना? 60 + 60। अच्छा, हर चीज में केस फाइल करने का एक टाइम लिमिट होता है ना, ये नॉर्मल बात है। तो एक कानून है इंडिया में जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट, जिसमें बोला हुआ है कि कौन कौन से केसेस में आप कितने कितने दिन में केस फाइल कर सकते हो। तो बोलता है वो कानून यहाँ भी अप्लाई करेगा, बस इतना सा है, वो कानून यहाँ भी अप्लाई करेगा कि जितना दिन का एक टाइम लिमिट दिया उसी में मुकदमा कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ये लिमिटेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। तुम सोचो एक बार, ठीक है, अगर हम लोग लोगों को गड़ा मुर्दा उखाड़ना अलाउ कर दें कि पुरानी पुरानी बातों का केस आज फाइल करो, तब इंडिया में तो ऑलरेडी इतना केसेस चल रहा है और पता नहीं कितना केसेस आ जाएगा। बचपन में कोई स्कूल टीचर मेरे को पीटा था, या घर में जो मिस तो नहीं आती थी क्या, जो कान में टुम्फा कर देती है, नहीं है क्या? बाप रे बाप, ठीक है। तो अभी जाके मेरे को लगता है कि अब मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं केस करूंगा, तो अब मैं केस करूंगा इतनी पुरानी बात पे क्या? मैं नहीं कर सकता केस, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट एक लिमिट है, ओके, अंदर। हाँ, बाय द वे, These limitations do not apply on criminal offenses। मर्डर हुआ था 20 साल पहले, आज भी केस कर सकते हैं, ठीक है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। खाली जो सिविल केसेस है उनमें होता है। अरे मर्डर का बात क्यों लिख रहा है? ये कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल है खाली, ठीक है। कंपनी लॉ में मर्डर कहां से आ गया? वो तो एग्जाम्पल था। नीचे 434, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस ये आज का लास्ट सेक्शन है और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, बिकॉज इस सेक्शन की वजह से ही तो CLB के जितने भी केसेस थे पेंडिंग, वो किधर शिफ्ट हो गए? ट्राइब्यूनल में, है ना। नाम क्या देखो, मिल गया, ट्रांसफर सर्टन पेंडिंग प्रोसीडिंग, कि जितना भी पेंडिंग केसेस सब ट्राइब्यूनल में जाएगा। तो उसको लेके पूरा ज्ञान दिया है, लेट अस स्टडी दैट ज्ञान। नीचे हाउ मेनी बुलेट्स डू यू सी? 4 बुलेट्स है ना, बॉक्सेस नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट बॉक्स ही तो असली है, वो उतना सही तो है, बस वो जितना दिख रहा है तुमको, तो उसमें 2 ही बॉक्स है और दूसरा बॉक्स तो बेकार है। दूसरा बॉक्स तो बोला CG रूल्स बना देगा, तो बना लेना। असली तो मेन ही है ना फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में हाउ मेनी बुलेट्स डू यू सी? 4। मैं चारों के ऊपर छोटा छोटा डायग्राम्स बनाऊंगा ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, तो वहीं पे एडजस्ट कर लो। लेफ्ट साइड में खाली जगह है ना, फर्स्ट
ठीक है, डन है, बोल रहा हूँ। पहला वाला तो आसान है, CLB के पास जितने भी केसेस चल रहे हैं सीधा किधर जाएंगे, NCLT। अच्छा सुनो, ये डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCLT क्या है, 1 जून। 1 जून के पहले, मतलब ज़्यादा पहले नहीं, लेस देन 60 डेज। 1 जून के पहले लेस देन 60 डेज का जो रेंज है, उसी में ना CLB ने कोई ऑर्डर पास किया था, तो उस ऑर्डर से जो भी पर्सन अग्रीव हुआ था वो अपील करेगा कि नहीं, तो बोलता है वो 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है, किसके पास, हाई कोर्ट के पास। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह देखो क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, तो बोलता है CLB ने ऑर्डर पास कर रखा होगा इसके पहले ही, कुछ 60 दिन के पहले ही इसके, तो वो जितने भी ऑर्डर्स यहाँ CLB ने पास किए उसके खिलाफ जिस भी पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी को अपील करना है, किसके पास अपील कर सकता है, 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट के पास। तीसरा, अमेलगमेशन और वाइंडिंग अप का जितना भी केसेस चल रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, किसके पास चला जाएगा, NCLT। अब तो ये तो 15 दिसंबर से जाएगा, तुम जानते हो 15 दिसंबर को ये नोटिफाई होगा ना अमेलगमेशन वाइंडिंग अप का सेक्शंस। एंड लास्ट, सिक कंपनीज के लिए कौन सा होता है, BIFR, AIFR। BIFR मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, AIFR मतलब एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सब लिखा हुआ है अंदर, ठीक है। तो इनके पास जितना भी केसेस चल रहा है सिक कंपनीज का, वो रोक दिया जाएगा। अबेट मतलब होल्ड पे डाल दिया जाएगा, और फिर 180 दिन के अंदर ही किसके पास चालू होगा, NCLT के पास, ठीक है। इसमें से केवल सेकंड वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो दिस एंड दिस एकदम इजी है। जब आज अपना बातचीत चालू हुआ था NCLT के बारे में, तो मैंने बोला था NCLT किसको रिप्लेस करने आ रहा है, CLB, BIFR एंड हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट को हटाएंगे तो नहीं, पर हाई कोर्ट में कंपनी लॉ का मुकदमा नहीं जाएगा, तो इन तीनों का जितना भी पेंडिंग मुकदमा वो किधर शिफ्ट होगा, NCLT। वो करवा रहे हैं ना, खाली एक ही पॉइंट तो एक्स्ट्रा था, ये CLB ने जो भी ऑर्डर पास किया उससे अग्रीड पार्टी अपील करेगा, तो अपील किधर करेगा, अभी नेकलेट में तुरंत मत जाओ, अभी एक बार कहां जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है। ये क्लियर एकदम, नीचे देखो। अच्छा, D के बाद प्रोवाइडेड दैट दिख रहा है क्या, वो D का हिस्सा है एक्चुअली, वो प्रोवाइडेड दैट D का हिस्सा है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखो, वापस से देखो नीचे लिखा ना प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मिला क्या। अब ये क्या है, सुनो, जब ना हम लोग एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाते हैं ना, तो हम लोग को फीस जमा करना पड़ता है। जब हम लोग एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर कराते हैं तो हम लोग को फीस जमा करना पड़ता है। इस बार हम लोग, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो लोग के बीच में केस हो रहा है, इस बार हम लोग अपनी इच्छा से केस ट्रांसफर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया है, गवर्नमेंट ट्रांसफर किया ना, फ्रॉम हियर टू ईयर, हियर टू ईयर और हियर टू ईयर, तो हम लोग को अलग से कोई फीस जमा करना है क्या, नहीं। पढ़ो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो फीस शैल बी पेएबल फॉर मेकिंग सच रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। क्लियर है एकदम ये, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है, पावर टू मेक रूल्स, हाँ भाई बनाते रहो रूल्स बैठ के। NCLT और नेकलेट वाला चैप्टर खत्म होता है, क्लियर है एकदम ये। अभी एक चैप्टर हुआ है बड़ा, और भी पोर्शंस हैं, मैं थर्सडे को कराऊंगा। आज इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम निकला मेरा, ओके, कि अमेंडमेंट में क्या आया नहीं आया, तो अगले दिन इतना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट अवे आई जंप टू द टॉपिक। सबसे ज़्यादा मेरे को जो वरी है वो 2 चैप्टर्स का है, ऑपरेशन का और इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। तो अगले दिन ना पहले मैं उन्हीं पे अटैक करूंगा एकदम, ओके, थर्सडे 11।